सभी संतों गुरुओं को नमन करता। आज इस आईडीएसओ के हाल में हमारे बीच आए पूज्य बंदे को वंदनी करते हुए डेस्क पे बैठे सारे डिग्निटीज को नमन करता हूं तथा इस कार्यक्रम में आए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सुरेश बाबू प्रोफेसर हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मान्यवर काशीराम नगर का रहने वाला हूं। मेरे गृह जनपद का नाम मान्यवर काशीराम नगर है, जिसको काशी भी कहते हैं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती आरडीएसओ के इस हाल में मना रहे हैं। बाबा साहब के साथ हम अपनी जर्नी को देखना चाहते हैं कि आखिर हम बाबा साहब को समझ पाए, बाबा साहब के साथ कितना आगे बढ़ पाए और कितनी और मंजिल बाकी है। तो बाबा साहब को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे, डॉक्टर अम्बेडकर क्या सोचते थे, वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने इतनी सारी किताबें क्यों लिखी, अगर एक सेंटेंस में कहने की कोशिश करें तो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे अपने घरों में जब कोई एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो इस समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के उसकी नाक में, उसकी कान में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में, उसके पैरों में अगर कोई बंधन है तो सबसे पहले वो बंधन काट देते हैं। जो डेड बॉडी हो गई उसको बंधनों से मुक्त कर देते हैं कि नहीं कोई बंधन नहीं होना चाहिए। यही समाज मरने के बाद चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो उसको बंधनों से मुक्त करते हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस जीते जी समाज के बंधनों से समाज को मुक्त करना चाहते हैं। इसके बीच में जो भ्रांतियां हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। मानव के बीच की जो अज्ञानता है उसको खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का विजन था, ये सोच था, ऐसे थे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर विदेश से भारत में इतनी ज्यादा डिग्रियां ली, इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की कि शिक्षा के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक लोग कहने लगे। जिस बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, उस बच्चे के दिल और दिमाग में ऐसा उसने अपने को रिफॉर्म किया कि वो ज्ञान का प्रतीक बन गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां हासिल की, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन भारत में जब लौटे तो भारत में नौकरी नहीं की डॉक्टर अम्बेडकर ने। अपनी शिक्षा की वजह से वो चाहते, जहां चाहते वहां बैठ सकते थे, लेकिन नौकरी उनका मकसद नहीं था। आखिर उनका मकसद क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी सारी डिग्रियां इसलिए ली थी कि वो किसी भी इशू को, किसी भी समस्या को, मानवता के किसी भी प्रॉब्लम को 10 तरीके से देख सकें, समझ सकें और उसकी जड़ में जाके उसका समाधान कर सकें। उनकी शिक्षा का मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही था कि किसी भी इशू को 10 तरीके से समझना, 10 एंगल से समझना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो समझ थी, जो गहराई थी, उस समय के तत्कालीन लोगों के पास नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर का इसी शिक्षा की वजह से ऐसा उनका जो कॉन्फिडेंस था, इस लेवल का कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनके अंदर क्लियरिटी थी, एकदम पॉजिटिविटी थी। जो अंदर थे वही बाहर थे, कहीं लुकाव छुपाव नहीं था। तो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से तत्कालीन समय के लोग उनसे डरते थे, उनसे डरते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर अपने में एक अद्वितीय थी। डॉक्टर अम्बेडकर का आचरण, व्यवहार, वर्किंग
पर्सनालिटी, आदतें, भाषा इतनी बेहतरीन थी जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे धम्म में एक कमल के फूल का एक उपमा दी जाती है मानव से कि कमल का फूल तालाब में खिलता है, जहां चारों तरफ का मल मूत्र पानी आता है उस तालाब में, और वहां कमल का फूल ऊपर उठ करके उठता है और सुगंधित होता है। उस तालाब के बगल से अगर कोई मनुष्य या कोई भी गुजरता है तो उस तालाब के उस कमल के फूल को देख करके एकदम खुश होता है, कितना अच्छा कमल का फूल खिला है, कितना बढ़िया है। ये बात वो अपने में सोचते हुए वहां से गुजर जाता है, कमल के फूल ने कुछ नहीं कहा। तो कहने का मतलब उसकी सुंदरता से वो चर्चा करते हुए निकल जाता है। तो धम्म में कहा जाता है कि ऐसे ही मानव इस संसार में ये भवसागर है, इस भवसागर में मनुष्य को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी वर्किंग से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी भाषा से इस पृथ्वी को प्रकाशवान करना चाहिए। हमें समझना है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी तरफ से, अपनी इंसाइट से पूरी तरह प्रकाशवान थे, पूरी तरह ज्ञानवान थे। तो हम अगर बाबा साहब को समझते हैं तो बाबा साहब के रास्ते पर चल पा रहे हैं, बाबा साहब को समझ पा रहे हैं, बाबा साहब की गहराई में जा पा रहे हैं। आखिर बाबा साहब ऐसा कैसे कर पा रहे थे, ऐसी चीज उनके अंदर कैसे विकसित हुई? देखिए, एक चीज बता दें, एक कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में भी किसी ने सोचा, उसकी टीम ने सोचा और ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। बाबा साहब की जयंती संपन्न हो गई। यहाँ आने वाले लोगों ने भी सोचा हमें इस कार्यक्रम में जाना चाहिए, हमें बाबा साहब की चीजों को सुनना चाहिए, बाबा साहब के आत्मसात होना चाहिए। वो सारे लोग आए हैं, मैंने भी सोचा, मैं आया हूं। तो कहने का मतलब जिन लोगों ने नहीं सोचा, जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, वो नहीं आए। जिन्होंने सोचा वो सारे लोग आए हैं। यहां मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अगर अच्छा सोचता है तो अच्छा करेगा, अगर टेढ़ा सोचेगा तो टेढ़ा करेगा। डॉक्टर अंबेडकर का सोच एकदम क्लियर था, कहीं कोई लुकाव छुपाव नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे थे। ये बात निश्चित है कि व्यक्ति का सोच जैसा होगा वैसी ही उसकी पर्सनालिटी होगी, वैसा ही उसका व्यवहार होगा, वैसी ही उसकी वर्किंग होगी। तो व्यक्ति, हम सब बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहते हैं, बाबा साहब को समझना चाहते हैं, हम सब उठना चाहते हैं। तो एक बात निश्चित होती है कि हमें अपने सोच को अच्छा करना पड़ेगा। अपने सोच को अच्छा करेंगे तभी हम ओवरऑल अच्छे होंगे। बाबा साहब का सोच बेहतरीन था। अब होगा सोच कैसे अच्छा, कहां से हम सोच को अच्छा कर पाएंगे? तो एक बात निकल के आती है कि व्यक्ति वही सोचता है जो उसके दिमाग में भरा है, जो उसके कंटेंट है, जो जानता है, जितनी शिक्षा है, जैसा एक्सपोजर होगा वैसे ही उसका सोच होगा, और जैसा सोच होगा वैसी उसकी पर्सनालिटी होगी। हम सब अच्छा बनने के लिए अब एक बात निकल के आ रही है, हमें अपने कंटेंट अच्छे करने पड़ेंगे, कंटेंट को अच्छा करना पड़ेगा। ये बहुजन समाज बाबा साहब को समझना चाहता है। बाबा साहब के कंटेंट क्लियर थे, एकदम क्लियर थे, इसी वजह से उनका सोच क्लियर था, और सोच क्लियर था तो पर्सनालिटी क्लियर थी। अब कंटेंट को कैसे मजबूत करें, ये कंटेंट कैसे मजबूत होंगे? अब कंटेंट को मजबूत करने के लिए एक बात तो निश्चित है कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे, हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी समस्या नहीं होती, यहाँ तक कि कोई भी हलचल नहीं होती बिना कारण के। हम यहाँ हैं तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। आप भी यहाँ पर हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। बिना कारण के कोई हलचल नहीं होती। तो अगर हम कारण के हिसाब से चीजों को समझ लें, कारण के हिसाब से चीजों को समझना शुरू कर दें,
इसी को तर्क संगत कहते हैं और तर्क के माध्यम से समझी चीज को सही समझदारी कहते हैं। दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। कि तर्क के माध्यम से चीजों को समझना, कहने का मतलब कारण के हिसाब से चीज को समझना, इसी को राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। एंड दैट इज द नॉलेज ऑफ द पर्सन। यही नॉलेज है। बाबा साहब अपनी पर्सनैलिटी में बिल्कुल लॉजिकल थे, तर्कसंगत थे, किसी भी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते थे जब तक उसकी गहराई में जाकर कारण के हिसाब से जब तक न समझ ले, जब तक उसका परीक्षण न कर ले, जब तक उसकी एनालिसिस न कर ले, तब तक यकीन नहीं करते थे। देखने में आता है कि हमारा समाज पढ़ने की बात छोड़ो, वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। आज भारत में मीडिया के माध्यम से लोगों का माइंडसेट बदला जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम को समझने में कहीं न कहीं पीछे रह गए। बाबा साहब लॉजिकल थे, तर्क संगत तरीके से चीजों को समझते थे और उसकी गहराई में जाकर उसके रूट कॉज को समझकर उसका स्थायी समाधान खोजते थे। बाबा साहब ने जितनी भी चीजों को टच किया, जितनी भी चीजों को गहराई में देखा, जितनी भी समस्याओं को देखा, उनकी गहराई में जाकर के उनके रूट कॉज को समझ के उनके स्थायी समाधान का प्रयास किया। हर क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र हो, उसमें स्थायी समाधान का प्रयास किया। बाबा साहब विदेश से भारत पढ़ के आए और विदेश से भारत पढ़ के आने के बाद भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भारत की कमजोरियों को सबसे पहले दुरुस्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। अगर किसी भी चीज को मजबूत करना है तो मजबूत तभी होगी जब हम उसकी कमजोरियों को दूर कर देंगे। तो बाबा साहब ने जो भारत की जो कमजोरियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो अंधविश्वास, आडंबर था, जिन कम्युनिटीज को हक अधिकारों से वंचित कर रखा था, वो उन्होंने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट पे काम किया, शेड्यूल ट्राइब पे काम किया, अदर बैकवर्ड पे काम किया, रिलीजियस माइनॉरिटी पर काम किया, यहाँ तक कि महिलाओं पर काम किया। महिलाओं की स्थिति को देख के बाबा साहब रोया करते थे, बाबा साहब बहुत दुखी होते थे। मैं महिलाओं के बारे में एक चीज बता दूं, सारी महिलाओं ने इन पुरुषों को जन्म दिया है, सारी महिलाओं ने पुरुषों को जन्म दिया है और सारी महिलाएं इन पुरुषों की पहली शिक्षिका हैं, उनके बराबर कोई भी नहीं। बाबा साहब इस बात को जानते थे, बाबा साहब इस बात को समझते थे कि जिसने इन पुरुषों को जन्म दिया, इन पुरुषों ने ही, मैं नहीं कह रहा कौन थे, वो चालाक चतुर लोग, वो विकृतिपूर्ण लोग, उन्होंने ऐसे संस्कार लाए और इन महिलाओं को सबसे नीचे पायदान, जिनकी वो टीचर थी, जिनकी शिक्षिका थी, उन्होंने ही उस पर प्रतिबंध लगाकर उसको नीचे पायदान पर कर दिया। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हीं के लिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रेरणा मिली अपनी गुरु ज्योतिबा फूले से, और ज्योतिबा फूले बात समझ गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले, उसकी मित्र फातिमा शेख, उसके साथ 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला। उन्होंने कहा कि सभी की शिक्षा जरूरी है, लेकिन पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की शिक्षा ज्यादा जरूरी है कि वो पीढ़ियों को बनाती है, पीढ़ियों को संभालती है। तो ये बात ज्योतिबा फूले से बाबा साहब ने सीखी और बाबा साहब ने भी इन महिलाओं को कानूनी दस्तावेज के रूप में समानता का हक अधिकार संविधान में प्रयोग करके चले गए। हमेशा हमेशा के लिए आज जो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा लगा के खड़ी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठी हैं, अपनी स्वेच्छा से अपने कपड़े पहन रही हैं, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का समर्पण है, बाबा साहब का संघर्ष है। तो कहने का मतलब बाबा साहब ने दलितों पर काम नहीं किया, शेड्यूल कास्ट पर काम नहीं किया, बल्कि बाबा साहब ने भारत की कमजोरियों को दुरुस्त करने के लिए काम। कुछ लोग लिखते पढ़ते समय कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों पर काम किया, ओबीसी पर काम किया, बल्कि ऐसा नहीं था। बाबा साहब का माइंडसेट था कि भारत को मजबूत करना है और भारत की जब तक कमजोर कड़ी को दुरुस्त नहीं करेंगे, भारत मजबूत नहीं हो सकता। बाबा साहब ने क्लियर नहीं थी, बाबा साहब वर्तमान में जीते थे, वर्तमान में जो इशू थे उन पे काम कर रहे थे, फोकस थे। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग पीछे की बातें करते हैं, तत्कालीन बातें करते हैं कि 2000, 2500, 2500 साल पहले की बात करते हैं। वो तो समय गुजर गया ना भाई,
कुछ लोग नई पीढ़ियों की बात करते हैं जो है ही नहीं, जबकि जो है वो वर्तमान है। अगर हम वर्तमान पर फोकस करेंगे, वर्तमान की समस्याओं को समझेंगे, वर्तमान की समस्याओं के रूट कॉज में जाके समाधान खोजेंगे, वही प्रगति है। बाबा साहब वर्तमान में रह करके, वर्तमान की समस्याओं को हैंडल करके इस भारत ही नहीं पूरे विश्व की मानवता को एक नया स्थान दे गए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वर्किंग ऐसी थी, उन्होंने जितने भी टॉपिक को उठाया उसका पूरी तरह से ऑपरेशन किया, बहुत बेबाक टिप्पणी से, बिना किसी डर के। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा, वो चीजों को बहुत गहराई से समझते थे, तो लोग उनसे डरते थे। आज भी ऐसा देखने में आता है, जब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी समय पर थे तो शायद ऐसा सोचते थे कि आज का समाज मेरी बात नहीं समझता, मेरे लेवल का नहीं है, उसके समझ में नहीं आता, लिखने पढ़ने की बात नहीं आती। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि भले ही आज नहीं समझ में आती है, अगर मैं अपने संघर्ष को, अपनी वर्किंग को, अपने स्ट्रगल को मैं कलम से लिख देता हूं, कल अगर लोग पढ़ेंगे तो जरूर मुझे समझेंगे मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं। आज के दौर में ये पता चलता है कि जिंदा अम्बेडकर से आज मृतक अम्बेडकर ज्यादा प्रभावशाली है। वो इसलिए प्रभावशाली है कि आज लोगों ने पढ़ लिया डॉक्टर अम्बेडकर को, आज लोग पढ़ रहे हैं। हमारी महिलाओं की संख्या कम है, हमारी महिलाएं अक्सर कम दिखती हैं, तो ऐसा लगता है कि महिलाओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को अभी नहीं पढ़ा है, अभी उस लेवल का नहीं पढ़ा है। महिलाएं जब तक डॉक्टर अम्बेडकर को सही ढंग से नहीं समझेंगी और जिस दिन समझ जाएंगी, इस समाज में परिवर्तन की जो लहर है, परिवर्तन की जो शुरुआत है, घर से शुरू हो जाएगी। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को रोकता हूं और उम्मीद करता हूं हम बाबा साहब की 135वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा साहब को अमल करें, बाबा साहब की कथनी को अमल करें, बाबा साहब के हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, वर्तमान तरीके से चले। बाबा साहब 100% पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं थे, लेकिन आज हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीजों में नेगेटिव हो गए। नेगेटिव में रास्ता नहीं मिलेगा, नेगेटिव में भटकते रह जाएंगे, पॉजिटिव होंगे तभी आगे रास्ता मिलेगा। तो बाबा साहब का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वर्किंग, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव पर्सनालिटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हमने पॉजिटिविटी को आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब के साथ चल पड़ेंगे। इसी के साथ में अपनी बात को रोकते हुए सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय।